बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि करप्ट टोले का शिकार करके दिखाऊंगा। अमरीकी सदर समेत कोई भी हो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करता हूं। जबकि तहरीक अदम एतमाद के मामले पर शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज MQM के वक्त से एक अहम मुलाकात की। दूसरी जानिब शेख रशीद साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग निकल जाएंगे, फजलुर रहमान साहब धर लिए जाएंगे। इस समेत दिन भर जो अहम डेवलपमेंट्स रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपकी सर, आज चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो कल रात उन्होंने बयानात दिए थे इंतहाई सख्त, उनकी वजाहत की है। एक डेवलपमेंट ये है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब ने जो है उन्होंने आज कौमी हुकूमत बनाने के ऑप्शन के हवाले से बात की है। आईनी ऑप्शंस क्या होंगे अगर कौमी हुकूमत बनाने की बात होती है तो? देखें, दो तीन बातें करके फिर हम आगे निकलते हैं। सियासत पे जो तज्जिया है उसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि जो इत्तेहादी हैं, मेरे तज्जिए के मुताबिक MQM भी, मुस्लिम लीग काफ भी, ठीक है, और ये बाप पार्टी भी, ये तीनों हुकूमत के साथ रहेंगे। ठीक है। परवेज इलाही साहब जो है वो उन्होंने जो गुफ्तगू की है कल और आज भी वो कर रहे हैं और उसकी मतलब, लेकिन जो अल्टीमेटली मेरा तज्जिया है कि वो हुकूमत के साथ ही रहेंगे, तीनों इत्तेहादी। ठीक है। ठीक है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मामले पे वो ऑपोजिशन के साथ नहीं जा रहे। अभी वो आज़ाद जो बेंचेस का मुतालबा और वो सारा जो था वो ग्रुप कर सकता था, जो अलग होके, जिनके बारे में मैंने बात की थी कि वो अलग हो जाएं और वो जो है वो उससे भी बच जाएं, तलवार से भी बच जाएं कि नाहलियत की, और ये सारा जो मामला चला था। लेकिन इत्तेहादियों की जो बात है, मेरा ख्याल है कि वो हुकूमत के साथ ही रहेंगे। तज्जिया भी हो सकता है। मुस्लिम लीग काफ, MQM और बाप पार्टी मजमूई तौर पे। दूसरी बात यह है कि जो कौमी हुकूमत की बात आई है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, उन्होंने कहा कि माइनस तहरीक इंसाफ। मेरे ख्याल से माइनस तहरीक इंसाफ नहीं है, माइनस इमरान खान। ठीक है। और अगर इस बात को किसी ने समझना है तो वो फैसल वाउडा साहब की गुफ्तगू जो वो दरमियान में कर रहे हैं, जिसको वो पूरा बयान नहीं कर पा रहे, वही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको वो मीडिएटर के तौर पे भेजते थे मुख्तलिफ जगहों पे, और कोई अपनी शेरवानी सिलवा लेता था, कोई अपना पजामा से। आप जरा उनकी गुफ्तगू सुने जो फैसल वाउडा साहब कर रहे हैं। वो उस ग्रुप की तरफ इशारा कर रहे हैं जो ग्रुप इमरान खान साहब की जगह लेना चाह रहा था, और अभी भी उसमें से कुछ शख्सियात मौजूद हैं। ठीक है। लेकिन फैसल वाउडा साहब फिर रुक जाते हैं क्योंकि इस मरहले पे वो नहीं चाहते कि तहरीक अदम एतमाद को में जो है वो खराबी पैदा हो। लेकिन आप उनके उस जुमले पे गौर करें जो फैसल वाउडा साहब कह रहे हैं। ठीक है, कि कुछ लोगों को भेजते थे वो कि बात करें और इधर जाएं और अहम मकामात पे, लेकिन वो जाके अपनी बात करके आ जाते थे। ये वो है जो मैं हमेशा कहता था कि ये माइनस इमरान खान एक टीम बैठी है अंदर जो, लेकिन इस वक्त और खान साहब को पता है, लेकिन खान साहब जाहिर है कि इस वक्त खान साहब खुद मामला इसलिए तय कर रहे हैं ना, मुख्तलिफ मीडिएटर्स को उन्होंने हटा दिए दरमियान में से। पहले वो इसको भेजते थे, उस MQM से बात करो, उसको भेजते थे, काफ से बात करो, वो खुद मिल रहे हैं। कुछ उनके लॉयलिस्ट हैं और कुछ जो है वो ब्रूटस। अच्छा, और वो ये है कि तहरीक साहब रहे, लेकिन हम खान साहब की जगह संभाल लें। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो जब उनकी नाहलियत हो गई थी तो इतना उनके यहाँ नहीं, मेरे ख्याल से मसला नहीं हुआ था। उन्होंने तो शायद उनके यहाँ पे है कि इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ एक फॉर्मूला जो पहले भी चला था, जिसमें खान साहब ने कहा था कि मेरी जगह हटा के इनमें किसको लाओगे। अच्छा, खैर, दूसरी जो बात है, तीसरी तो दो बातें तो ये हो गई कि इत्तेहादी मुझे लगता है कि साथ रहेंगे। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये माइनस इमरान खान बात हो रही है, माइनस तहरीक इंसाफ नहीं हो रही, क्योंकि अगर वो माइनस इमरान खान करते हैं तो फिर वो इमरान खान साहब कहेंगे कि एक मिनट भाई, मतलब देखें ना, खान साहब खुद बात कर रहे हैं, इमरान वो अपनी बात कर रहे हैं। अब खान साहब अपनी टीम की तारीफ भी करते हैं, लेकिन साथ खुद हैं अब
इमरान खान ब्रांड और है जो अपने आप को ब्रांड इमरान खान और अवाम, उनके वोटर्स जो इमरान खान की वजह से बाकी लोगों को वोट डालते हैं, ठीक है, और वो बड़ा हल्का है उनका। तो ये भी एक चीज चल रही है दरमियान में। ठीक है। तीसरा जो मामला है वो ये है कि इसका अल्टीमेट फैसला पार्लियामेंट में होगा या सड़कों पे होगा, ये तय होना है। सही। और मेरे तज्जिए के मुताबिक ये फैसला पार्लियामेंट से ज्यादा सड़कों पे होने जा रहा है। कल हमने बात की थी कि मरीम नवाज साहबा शायद पंजाब से, तो आज वो क्लैरिफाई हो गया कि वो मरीम नवाज साहबा ही पंजाब से लीड करेंगी उनके लोग, और शहबाज शरीफ साहब शायद पिंडी से आ रहे हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब के बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद में मौजूद हैं। मौलाना साहब के जी ठीक, मदारिस उनका अपना एक हल्का है पूरा, तो तमाम मौजूद हैं। अच्छा, और ये भी मुमकिन है कि उसमें दूसरी तंजीमें भी शामिल हो जाएं, जैसे वकला शामिल हो जाएं, और ये भी इम्कानात हैं, उनसे भी ऑपोजिशन रब्ता करिए। तो ये हुकूमत की यकीनन इल्म में ये बात होनी चाहिए कि वो इस वक्त इमरान खान साहब दो फ्रंट्स पे हैं। एक फ्रंट उनका जो है वो पार्लियामेंट है, जिसको वो खुद देख रहे हैं, अब खुद बात कर रहे हैं। अगर देखें हुकूमत जाए भी तो उसमें ये हो कि इत्तेहादियों से बात तो हुई ना, मतलब वो बात तो कर रहे हैं इत्तेहादियों से, अपने एमएनए से एमपी से देर से मिल रहे हैं, जब मिल रहे हैं, जो भी कुछ है, लेकिन वो कर रहे हैं राब्ता। इसका मतलब है कि जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि उसमें से गुजर के जाएंगे सारे और उसमें से निकलेंगे, इसका मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो इधर उधर हो गए हैं, ठीक है। और खान साहब उनसे ज्यादा मिल नहीं रहे। वैसे मैं आपको ये बताऊं, जिन लोगों का नाम खान साहब के पास पहुंचा है, और खान साहब को जिन पे शक है कि इन्होंने पैसे वैसे पकड़े हैं, जो भी हिसाब किताब किए हैं इन्होंने आगे सीटें में, उनसे खान साहब ने बात किया। खान साहब जो वैसे नाराजगियां हैं वो उनसे, क्योंकि उनको तो गालिबन इरादा ये है कि शायद उनको तो कुट पड़े, अदम एतमाद से पहले, अदम एतमाद के गुजरेंगे तो कुटी पड़ेगी ना, तो वापस आएंगे, तो तभी तो वो उधर से उनकी हिफाजत के लिए ला रहे हैं। परवेज इलाही साहब ने जो रात को बात की कि 172 हैं, वो उससे कहीं ज्यादा हैं, ये बात मैं पहले कह रहा हूं, वो परवेज इलाही साहब ने अब की है। मसला ये कि यहां नाम बताने से ये होता है कि वो इमरान खान साहब को भी इल्म है, एक पूरी लिस्ट है जो खान साहब को गई है, और वो लिस्ट इत्तेफाक से इधर भी कहीं भटकती आवारा पहुंच गई है, ठीक है। तो मसला यह है कि वो हैं लोग, और खान साहब को इल्म है। अब मुझे नहीं पता खान साहब ने अपने किन लोगों से, दोस्तों से शेयर किया है अपने कैबिनेट, क्योंकि कैबिनेट के नाम भी हैं उसमें, ठीक है। ये वो बात है जो फैसल वाउडा साहब कहते रुक जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखें कि अब वो खान साहब कनेक्ट कर रहे हैं पब्लिक से, और वही कह रहे हैं कि ये जो गद्दार हैं इनकी तो लगेगी फेंटी, ठीक है। और यहां लोग जमा हो जाएं 10 लाख। अब 10 लाख तो बहुत होते हैं। इस्लामाबाद एक ऐसा शहर, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या हालात आने वाले दिनों में पैदा होते हैं, लेकिन यह है कि इस्लामाबाद में तो 10,000 भी मजमा बहुत होता है, ठीक है। तो यहां तो इस्लामाबाद क्या, लाहौर में माल पे 10,000 लोग जमा हो जाए तो माल रोड बंद हो जाता है, लाहौर पूरा चौक हो जाता है। कराची में एमए जिना रोड 500 आदमी खड़ा हो जाए तो शहर बंद हो जाता है, ये शार फैसल बंद करे। तो इसको कैसे आने वाले दिनों में मामलात हल होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन सड़कों पे, अच्छा, उसके बाद फजलुर रहमान साहब ने उसको 25 कर दिया कि 25 को शाम तक दाखिल हो, क्योंकि 2-3 वाकयात ऐसे हैं जो इंतहाई अहम पेश आ रहे हैं पूरे खित्ते के अंदर, पूरी दुनिया में, जिसमें पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान से पॉलिसी के मामलात पे बात होने वाली है कि आप ये बताएं कि आपकी, मतलब पाकिस्तान क्या पॉलिसी है, मतलब कहां पे। पहली बात तो यह है कि एक इंतहाई खौफनाक, मुझे ना पाकिस्तान की, हम पाकिस्तान के मीडिया को डिस्कस भी कम करते हैं, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि फिर, और साथ हम रेफरेंस दे देते हैं कि उस खबर की अगर कोई तरदीद करना चाहे तो तरदीद कर दे, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इंक्लूडिंग हमारी स्टैब्लिशमेंट। अगर कोई ऐसी खबर है जो उनसे मुतालिक है लेकिन उसकी तरदीद वो करना चाहें तो कर दें, ठीक है। 2-4 रोज पहले इस खित्ते में एक बड़ी जंग, या मुझे नहीं पता कि खित्ते की जंग वो रहती या वो किसी आलमी जंग में कन्वर्ट हो जाती या क्या हो जाता, अल्लाह जाने, लेकिन इसमें जो है वो ये है कि
ये हमने इसकी तैयार कर ली है, इंडिया पाकिस्तान का जो है, इसकी स्लाइड्स हमारे पास अगर रेडी हो तो हम इसको दिखा देंगे। इशू ये हुआ है कि ये जो 10 तारीख को इस महीने 9 मार्च को जो एक वाकया पेश आया है जिसमें एक मिसाइल पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ इंडिया से, और फिर एक दो दिन का गैप आया, और मेरे ख्याल से 2 या 3 रोज पहले फिर DGISPR ने ये बात की कि एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आया है और हम इंडिया से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उसकी वजाहत करे। उसके बाद इंडिया की तरफ से एक जवाब आया जी। अच्छा, किस्सा यहां तक नहीं रुका। अच्छा, कोट हम यहां पे अब कर रहे हैं साउथ चाइना, ब्लूमबर्ग को कोट कर रहे हैं। अगर उसकी यहां पे हमारे पास स्लाइड रेडी हो तो ब्लूमबर्ग को कोट करेंगे हम, और हम इंडियन मीडिया को साथ उसके कोट कर देंगे। और वो ये है कि ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि एरेंट इंडियन मिसाइल नियरली लेड टू पाकिस्तान रिटेलिएटरी स्ट्राइक। ठीक है, पाकिस्तान जवाब देने वाला था इंडिया को। पाकिस्तान की तरफ से साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट और ब्लूमबर्ग की स्टोरी को साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने कोट किया है कि पाकिस्तान फौरी तौर पे जवाब देने वाला था, अटैक करने वाला था इंडिया के ऊपर। और जो इंडिया का मिसाइल पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान उससे बड़े पैमाने पे इंडिया को हिट करने जा रहा था। अब तक तस्वुर करें कि क्या होते होते रह गया है। ऐसी सूरत हाल में पूछा नहीं जाता, मतलब उनकी तरफ से एक मिसाइल आया, यहां पे आबादी पे गिर जाता। अब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये कह रही है देखिए, पाकिस्तान हैड प्रिपेयर टू लॉन्च अ सिमिलर मिसाइल टू हिट इंडिया बट हेल्ड बैक। ये ब्लूमबर्ग की स्टोरी, मैंने कहा कि हम उसका रेफरेंस देके तरदीद आ जाएगी तो आ जाएगी तरदीद, लेकिन चूंकि तरदीद नहीं आई और ये खबर इंडिया में NDTV भी कोट कर रहा है, बाकी भी कोट, तो जो है वो वहां से जनाब पाकिस्तान ने होल्ड किया, और उसकी होल्ड ये किया, ये नहीं जी। अच्छा, तो वो जो है उसके बाद जो है वो कोट ये हुआ उसमें कि ब्लूमबर्ग ये कह रहा है पाकिस्तान रिटेलिएट करने जा रहा था। देखिए, पाकिस्तान रिटेलिएट करने जा रहा था, और पाकिस्तान जो उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर ये इंडिया की तरफ से बात हुई, ये हुआ कि जी ये उनसे गलती हुई है, और फिर पाकिस्तान ने वो अपना जो कदम उठाना था फौरी तौर पे उसको रोक लिया। ये बड़ी जंग मुझे नहीं पता किस लेवल पे होती, पाकिस्तान ने उसको, और यहां फर्ज करें लोग जहां बाग, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन वहां से जब ये कहा गया कि ये टेक्निकल एरर है, तो फिर और पाकिस्तान को भी एहसास हुआ और राब्ता हुआ किसी लेवल पे कि जी ये टेक्निकल एरर है, उनकी तरफ से कहा गया इसको ये करें, तो मामला हुआ, पाकिस्तान रिटेलिएट करते करते रुक गया। ये मैं आपसे कह रहा हूं कि ये खत्ते के हालात हैं कि अगर उस मिसाइल का, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान खामोशी से बैठ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के, नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करने फौरी तौर पर। ब्लूमबर्ग और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट। अच्छा, अब ये तो हो गई दो बड़ी बहुत खौफनाक बात कि ये रुक गया। और आप देखें कि एक्सीडेंटल वॉर्स में हमेशा कहता हूं कि क्या होती हैं, जब गैर जिम्मेदाराना, और ये पूरा एक सिस्टम खतरे में पड़ गया ना। देखिए, मेन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं यहां पे 2, बल्कि 3 आसपास, 3 दुनिया में शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां पे 3 न्यूक्लियर स्टेट्स के बॉर्डर्स लगते हो। वो ये खत्ता है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। अब मुझे बताएं, अगर एक्सीडेंट्स के ऊपर आ जाएं कि जी एक्सीडेंट से हमारा एक मिसाइल चल गया, अमेरिका हमारा भी चल गया एक्सीडेंट से, टेक्निकल है ये, तो इंडिया ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई, लेकिन सवालात खड़े हो गए हैं बहुत से, क्योंकि इसके बाद तो और खड़े हो गए कि पाकिस्तान रिटेलिएट करने जा रहा था, ठीक है। और अगर पाकिस्तान रिटेलिएट कर देता और ये क्लैरिटी ना होती पाकिस्तान के पास कि उनकी तरफ से गलती हुई है या टेक्निकल एरर है, तो फौरन उसके बाद फिर, और ये बड़ा अच्छा है कि इस वक्त वो DGMO जो भी लेवल है उस पर राब्ता है आपस में, तो एक्सीडेंटल फायरिंग फिर क्लैरिफिकेशन आई उनकी तरफ से था। लेकिन अब देखें कि कितना बड़ा सानिया क्या, उसके बाद पता नहीं क्या होना था यहां पे, क्योंकि मिसाइल तो आ गया था उनका। अच्छा, बहरहाल एक तो ये मामला बहुत खौफनाक हालात हैं। दूसरा जो मामला है वो ये है
कि चाइना के जो एनडीटीवी की अभी हमने स्लाइड दिखाई, चाइना के ये एक पूरा का पूरा शिफ्ट हो रहा है दुनिया में इस वक्त। चाइना के वजीर खारजा, चाइना इंडिया, ठीक है, कोल्ड वॉर, पोस्ट कोल्ड वॉर, चाइना के इमर्ज होना, ये गलवान वैली का मामला, जो उनके आपस में मामला खराब हो रहे हैं सारे, इंडियन मीडिया ये कह रहा है, और हम कोट कर रहे हैं उनको, जिसकी कोई तरदीद अभी तक नहीं हुई और ज़ाहिर जिम्मेदार, वो ये कह रहे हैं कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया का दौरा कर सकते हैं इस महीने। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, चाइना के वजीर खारजा इंडिया का दौरा कर सकते हैं, ठीक है, वांगली। अच्छा, और वो ये कह रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं पूरी दुनिया में, जो एक पूरा डायनेमिक्स चेंज कर रहे हैं पूरी दुनिया। वो इंडिया का दौरा कर सकते हैं, वो नेपाल में है, चाइना ये साउथ एशिया का वो दौरा कर सकते हैं, वो नेपाल भी होंगे 26-27 तारीख को। उनका नेपाल में तो कंफर्म है उनकी आमद, चाइनीज डेलीगेशन की, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की जी। और उसके बाद वो इंडिया भी जा सकते हैं, वो पाकिस्तान भी आ सकते हैं इस दौरान। ठीक है। अच्छा, अब पाकिस्तान हो सकता है वो ये 22-23 को, अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई, ना यहाँ फॉरेन ऑफिस ने बात की है ना उन्होंने बात की है चाइना की तरफ से, लेकिन मीडिया में खबरें आ गई हैं। तो वो बांग्लादेश भी जा सकते हैं और वो इंडिया भी जा सकते हैं और वो पाकिस्तान भी, यानी इस खित्ते में वो आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि बर्फ पिघली है टॉक्स में, ये जो टॉक्स हुई हैं इंडिया और चाइना की, जो कि बड़ी खुशआइंद बात है, ठीक है। अगर फौरी तौर पे दोनों मुल्क किसी आप समझें कि किसी फौरी एग्रीमेंट पे नहीं भी जा रहे, तो एक्सकेलेशन नहीं हो रही कम से कम, जो कि अच्छा साइन है। एक्सकेलेशन का मतलब है कि वो बढ़ नहीं रहा मामला, अगर रुके हुए ना तो आहिस्ता फिर वो देख के लेकिन वो झगड़ा फसाद कशीदगी वो नहीं हो रहा, गोलियां नहीं चल रही, वो मतलब एक जगह रुकी हुई चीज वो आहिस्ता आहिस्ता करके मुज़ाकरात से हल होगी। लेकिन पेशरफ्त हुई है जो कि खित्ते के लिए बहुत बेहतर है। और पाकिस्तान का रिस्पॉन्स आप देखें कि कितना जिम्मेदाराना, और इंडिया का रिस्पॉन्स भी कि एक्सीडेंट हुआ है और दोनों ने रोका अपने आप को, लेकिन सवाल रह गए पहले पीछे कि वो एक्सीडेंट कैसे हुआ। अच्छा, तो दो चीजें ये, और ये इंडिया ने फिर इसको कोट किया हुआ, ये एनडीटीवी है, इंडियन मिसाइल एक्सीडेंट नियरली लेड टू पाकिस्तान रिटेलिएशन, ये एनडीटीवी ने, ठीक है। और वो भी सारे कोट कर रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स फाइट द ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम हरियाणा एयरबेस अबाउट, और पाकिस्तान जो है वो रिटेलिएट करने जा रहा था। अच्छा, तो यहां पे एक अचानक एक्सीडेंटल, ऐसी एक्सीडेंटल वॉर जिसका हमें पता भी ना होता, मतलब लोग बैठे हैं यहाँ पे अपने कर रहे हैं और वो फौजें ऐसे ही रिएक्ट, उनका देखिए उन्होंने भी दूसरे उन्होंने भी 2-3 दिन के बाद बात की है ना, डीजीआईएसपीआर ने भी, उससे पहले वो बात हो के सारी कि हमें जवाब चाहिए, हम रिटर्न जवाब भेज रहे हैं, लेकिन वो रिटेलिएट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि जी उन्होंने हमला कर दिया तो आप पूछेंगे किसी से, न्यूक्लियर अगर एक सेकंड के अंदर रिएक्शन, उसको पूछा नहीं जाता कि त्यारा दाखिल हो गया, हमारा हो गया, वो इंडियन वो अलर्ट होती हैं फौजें। तो ये एक बड़ी हादसाती जंग यहां होते होते रह गई। दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो हैं यूक्रेन के जी, उन्होंने भी थोड़ी देर पहले कांग्रेस से खिताब किया, और उनका जो कांग्रेस से खिताब हुआ अमेरिकन कांग्रेस से, उन्होंने फिर वही बात की है कि हमें मदद चाहिए और हमें वेपन्स चाहिए और हमें लेकिन उनकी जो रशिया के साथ बातचीत है वो आगे बढ़ी है, और आगे इसीलिए बढ़ी है कि उन्होंने ये कह दिया है कि हम दो बातें ऐसी हैं जो रशिया ने उनसे मनवा ली हैं। पहली बात तो यह कि वो नेटो के मेंबर नहीं बनेंगे। पहली बात, जेलेंस्की ने यह कह दिया कि यूक्रेन अब नेटो का मेंबर बनने का कोई इरादा नहीं रखता। दूसरी बात, जो लेवरोव जो कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका यह कहना है कि न्यूट्रल स्टेट के तौर पे काम करेगा यूक्रेन। न्यूट्रल स्टेट का मतलब यह है जैसे स्वीडन है, जैसे स्विट्जरलैंड है, जैसे ऑस्ट्रिया है। दूसरी जंग अजीम जब खत्म हुई तो एक तो जर्मनी के हिस्से हो गए थे ना, ऑस्ट्रिया के भी हिस्से हो गए थे। अच्छा, ऑस्ट्रिया भी 4 मुल्कों में तकसीम हो गया था। ऑस्ट्रिया खूबसूरत मुल्क, ऑस्ट्रिया भी सोवियत यूनियन, फ्रांस, बर्तानिया, अमेरिका 4 हिस्से हो गए थे। 1955 में ऑस्ट्रिया गया मॉस्को के पास और मॉस्को से उन्होंने कहा कि हमें न्यूट्रल स्टेटस ले रहे हैं कि हम नेटो के रुकन नहीं बनेंगे, तो हमें एक इंडिपेंडेंट, तो न्यूट्रल स्टेट ऑस्ट्रिया जो है वो है।
क्योंकि उसने 1955 में दूसरी जंग अजीम में 4 हिस्से हो गए थे, फिर वो एक मुल्क बना इस शर्त पे कि जी वो न्यूट्रल रहेगा। ये अच्छा, स्विट्जरलैंड तो ना नेटो का हिस्सा है और ना जो है वो ईयू का हिस्सा है। तो फिनलैंड है, बाकी मुल्क हैं, नेटो का हिस्सा नहीं है, लेकिन यूरोप में है। अच्छा, तो न्यूट्रलिटी के ऊपर वो बात आगे बढ़ रही है कि एक न्यूट्रल स्टेट होगी, यानी वहां पर कोई, अच्छा ये तो बात पहले से तय थी कि बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं होंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सारा कुछ होगा। लेकिन इस दरमियान कुछ ऐसा हुआ है कि जिसके बाद मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा दुनिया का माहौल जरा बदला है। और वो माहौल इस तरह से बदला, ये यानी बातचीत क्यों आगे बढ़ी है, कैसे हुई है, ये भी थोड़ी देर पहले जेलेंस्की जो है इन्होंने बड़ी जबरदस्त स्पीच की वहां पे कांग्रेस के अंदर। लेकिन उसके साथ ही इन्होंने इस बात पे ये बात तस्लीम कर ली कि हम जो है वो हिस्सा नहीं होंगे, किसका, हम नेटो का हिस्सा नहीं होंगे। ठीक है, तो ये वो इंपॉर्टेंट बात थी जो पहले दिन से रशिया की एक रेड लाइन थी कि ये मुल्क जितने हैं, ये सारे के सारे मुल्क, वो पहले 97 की बात उन्होंने की थी, लेकिन यूक्रेन तो उनकी रेड लाइन थी। यूक्रेन, कशीदगी में कमी नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताऊं इसका एक और पहलू भी है, इस पूरे झगड़े का एक और पहलू है जी। अच्छा, ब्रिक पे भी है थोड़ा सा टाइम, तो मैं बात करूं। एक तो और बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, और वो ये हुआ है इसी दौरान कि सऊदी अरेबिया ने, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, सऊदी अरेबिया ने अपना जो ऑयल वो दे रहा है, बेच रहा है दुनिया को, सबसे ज्यादा अमेरिका ने अब डिपेंडेंस कम कर दी है। डिपेंडेंस शेल ऑयल, बाकी उनके पास तरीके आ गए। तो सऊदी अरेबिया का सबसे ज्यादा जो ऑयल है वो मशरिक को जा रहा है, एशिया को, चाइना को 25%। चाइना जो है वो सऊदी अरेबिया से ऑयल ले रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ब्रेंट ऑयल का सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया चाइना के साथ उसने अपनी करेंसी चेंज कर ली है, ऑयल की जगह युआन जी। डी डॉलराइजेशन जिसको कहते हैं, कि दुनिया में डॉलर की अजारादारी खत्म करने के लिए रशिया और चाइना पिछले कई सालों से काम करें। बिस्मिल्लाह सऊदी अरब ने कर दी है, सही, बिस्मिल्लाह सऊदी अरेबिया ने कर दी है। और उसके नतीजे में फौरी तौर पे एक तो ये हुआ कि ऑयल की कीमतें गिर गई हैं पूरी दुनिया में, और साथ ही सऊदी अरेबिया ने जो है वो साथ ही युआन की कीमत बाकी करेंसी से वो बढ़ गई है। इतनी युआन की कीमत मैंने बढ़ते नहीं देखी कई सालों में, जितनी आज अचानक मार्केट में युआन की कीमत जो है वो बढ़ गई है। और डॉलर जो है, जो कि पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर करेंसी, यूरो और डॉलर, पाउंड तो उनको तो इन्होंने पीट दिया ना, यूरोज ने, और यूरो और डॉलर ने पीट के पाउंड को, तो पहले तो स्टर्लिंग पाउंड की क्या बात थी, 1870 में मेरे ख्याल से पाउंड ही पाउंड होता था दुनिया में। लेकिन उसके बाद पाउंड को पीछे करके यूरो आगे आ गया, यूरो, और फिर डॉलर ने यूरो को नहीं चढ़ने दिया आगे, डॉलर ऊपर रहा, और फिर उसके बाद अब जनाब वहां से युआन निकला। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसके साथ एक नई कहानी आ गई है। कहानी में एक नया ट्विस्ट, सऊदी अरेबिया, ठीक है, कौन सा सऊदी अरेबिया? सऊदी अरेबिया और यूएई, जिन्होंने बाइडेन की कॉल नहीं उठाई थी, जिनके यूक्रेन और रशिया के मामले पर ये खबर थी। प्रीमियर शी जो हैं चाइना के प्रेसिडेंट, या जो उनके कम्युनिस्ट पार्टी का हेड, प्रीमियर शी, वो जब से कोविड आया है वो मुल्क से नहीं निकले, ऐसे ही है ना। उनका पहला दौरा चाइना से बाहर का सऊदी अरेबिया का हो रहा है। सऊदी अरेबिया आ रहे हैं चाइना के प्रीमियर, और यह बात ज़हन में रहे कि 2 साल पहले से चाइना और सऊदी अरेबिया बैलिस्टिक मिसाइल्स तैयार कर रहा है चाइना की कॉपरेशन से, और ये बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई है। यानी देखिए, चाइना जो है वो कुछ इस तरह से, जैसे पाकिस्तान में तैयार हो रहे हैं ना तैयारे, तो टेक्नोलॉजी आई है पाकिस्तान को। ये नहीं है कि वहां से पाकिस्तान चाइना से खरीदेगा। तो चाइना, देखिए, चाइना की एक बात जो है वो ये कि चाइना कहते हैं आपके यहां बनेगी चीज, ये टेक्नोलॉजी हमारा, अब कि चाइना के जो है वो यहां पे पाकिस्तान में तैयार है,
इस तरह चाइना जो है उसने सऊदी अरेबिया में जहाज तैयार हो रहे हैं, चाइना की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और ये जो है ये एक बहुत बड़ा इवेंट है कि अच्छा इसको कई जो आप समझें कि जो वहाँ का मीडिया है बहुत सारा, वो इसको बहुत ज़्यादा, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि सऊदी अरेबिया कंसिडर युआन को कर रहा है, फिर उसके बाद जो है वो इसको कुछ अखबारों ने डाउन प्ले भी किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ही कह रहा है कि जी स्टॉक जो है वो गिर गए, ऑयल प्राइसेस स्लाइड हो गई, 100 से नीचे चली गई। और उसके बाद जो है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल ही कह रहा है चाइना ट्राइज टू लिफ्ट युआन प्रोफाइल विद ऑयल फ्यूचर्स। ये 2 साल पहले से काम हो रहा है इस पे। और युआन जंप्स आफ्टर रिपोर्ट्स ऑन सऊदी वेइंग इट्स ऑयल, इस ऑयल पे डील, ठीक है, जो डील हो रही है। लेकिन इस कहानी के अंदर एक और ट्विस्ट है जी। एक और मुल्क ऐसा है जो अपनी तिजारत युआन पे करने का सोच रहा है। अब आप पूछेंगे वो कौन सा मुल्क है? इंडिया। अच्छा। ग्लोबल टाइम्स रिपोर्ट दे रहा है इंडिया रिपोर्टेडली, अच्छा ग्लोबल टाइम्स क्योंकि उनका, मैंने कहा ना कि चाइना के हमने समझना हो कि थिंकिंग है, तो ग्लोबल टाइम्स जो उनकी मीडिया को देखें कि वहां से बात उनकी आती है, वो खुद बात जो है ना वो। ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि इंडिया रिपोर्टेडली एक्सप्लोर युआन इन ऑयल ट्रेड विद रशिया। रशिया के साथ जो ट्रेड करनी है उसमें युआन के थ्रू होगी। ऑयल ट्रेड। जी 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 ऑयल, क्योंकि डॉलर तो, आप ऐसी दुनिया का तस्वुर करें जिसमें चाइना और रशिया डॉलर को, यानी सबसे ज्यादा डॉलर कहां है दुनिया में इस वक्त? चाइना में है, अमेरिका में नहीं है, चाइना में है। आप तस्वुर करें ऐसी दुनिया का जहां पर चाइना में सबसे ज्यादा डॉलर हो और चाइना जो है अपनी ट्रेड शुरू कर दे युआन के अंदर, और रशिया के साथ इंडिया, ये खबर आई थी कि रुपीज में, याद है चंद दिन पहले खबर आई थी कि वो असलाह इंडिया जो है वो सोच रहा है कि हम रुपीज में उनको, अभी खबर आ रही है कि वो इंडिया रशिया को जो पेमेंट करेगा वो थ्रू युआन करेगा। ये ग्लोबल टाइम्स कह रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर अब काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस वाले भी कमाल हैं, बड़ा थिंक टैंक। और थिंक टैंक क्या मतलब, पॉलिसी जो वहाँ के, यानी नॉट अ यूजुअल थिंक टैंक। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस की बात करते हैं तो लार्जर देन दैट, जैसे रैंड कॉर्पोरेशन का अपना एक मकाम है, जैसे IISS, ये अलग हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है। बिसाइड्स चाइना, पुतिन हैज अनदर पोटेंशियल डी डॉलराइजेशन पार्टनर इन एशिया। अच्छा जी, और ये जो है ये कौन है, वो नीचे लिख रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठीक है, 11 मार्च की, 3 दिन पहले की है। तो अब ये पिक्चर यहां पे एक इमर्ज हो रही है कि जिसमें, क्या डॉक्टर साहब इसको कंसिडर कर सकते हैं कि भारत भी बगावत में खड़ा नहीं हो नहीं नहीं चुका है नहीं, अमेरिका के मैंने आपसे कहा कि ये देखें, सऊदी अरेबिया का तो ऐलान उस वक्त आया वहां का जब आज बोरिस जॉनसन वहां पे हैं, और बोरिस जॉनसन सऊदी अरेबिया यूएई भी हैं, वो वहां से चले तो, क्योंकि देखिए यूके का बहुत बड़ा, यूके खूबसूरत, बरतानिया भी तो एक पावर रहा है ना, तो बरतानिया वो पावर रहा है जिनके ये खलीजी ममालिक जेरे सर रहे हैं। इन्होंने तो बरतानिया से आजादी ली है ना, सबने, हमने भी ली है, सबने ली है। यहां तो बरतानिया मौजूद था, हमको अफ्रीका में तो नहीं है जो फ्रांस हमारे ऊपर, यहां तो हम तो, हाँ, वरना जो है वो मतलब है कि कोई बार एनीवे, ये हम क्रिकेट खेलने वाले जितने मुल्क हैं ये सारे के सारे बरतानिया की कॉलोनी। वहां मुझे नहीं पता कि इन्होंने गल्फ कंट्रीज में क्रिकेट क्यों नहीं शुरू करवाया। उस वक्त मेरे ख्याल से ऑयल वगैरह नहीं होगा, या बड़ी थोड़ी मुद्दत मिली ऑटोमन एम्पायर खत्म होने के बाद, तो शायद वहां पर वो प्रॉपरली नहीं कर सके। लेकिन क्रिकेट खेलने वाले जितने मुल्क हैं, ये वेस्ट इंडीज से लेकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर पाकिस्तान से लेकर इंडिया से लेकर श्रीलंका, जो क्रिकेट खेल रहा है ना, समझ लेंगे वो बरतानिया की कॉलोनी रहा है। ठीक है, तो ये गोरे सांप का खेल होता था ना, गोरा सांप, ब्रिटिश लॉर्ड्स स्टाइल, पीछे खड़े होते थे जो है ना, काले लोग खड़े होते थे, हम जा रहे हैं तो यार थोड़ा सा इनको भी सिखा दो, ठीक है ना, छोटी छोटी टीमें बना के, तो ताकि हमारा एक रहे ताल्लुक। तो ये वहां पे कहीं फुटबॉल चल रही है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं वो चल रहा है, तो ये गोरा सांप का खेल है जो हम खेलते हैं। अच्छा, और इन मुल्कों की एक और खूबी भी है कि इनके सफीर नहीं होता, ये बात पहले भी कर चुके हैं, इनके हाई कमिश्नर होते हैं। जो बरतानिया की कॉलोनी रहा है उसका हाई कमिश्नर होगा। ऑस्ट्रेलिया का भी हाई कमिश्नर है, नोट करें आप, और इंडिया का भी हाई कमिश्नर, पाकिस्तान का हाई कमिश्नर है। एक दूसरे के मुल्क में, दूसरे मुल्कों में सफीर होते हैं, लेकिन एक दूसरे के मुल्कों में ये हाई कमिश्नर, जी 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 जी, हाँ, क्योंकि कॉमनवेल्थ ब्रिटेन, ठीक है, तो हाई कमिश्नर। अच्छा एनीवे, तो दूसरी बात ये कि जनाब इंडिया भी, ये कुछ साइड पे इंडिया
अगर डी डॉलराइजेशन की तरफ। इसके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं किया अभी तक। इस खबर के ऊपर ना इंडिया ने डिनाई किया है, चाइना ने रिपोर्ट डाल दी है, और साथ ही जो है वो बोरिस जॉनसन जो है वो बड़े ज़बरदस्त लीडर हैं, लेकिन वो वहाँ पर ये बात थी कि शायद वो सऊदी अरेबिया में आके और यूएई में आके प्रेशराइज करेंगे कि आप खुल के यूक्रेन की मजम्मत करें। ऐसी कोई बात हुई नहीं। दौरा गया उनका, एक जगह हो गया, दूसरी जगह मौजूद हैं वो, और वो अपने, क्योंकि यूएई और सऊदी अरेबिया में बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है यहाँ पे, ये बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं बरतानिया। मुल्क अलग अलग सोचे। अब जरा यूक्रेन को अपनी साइड पे डाल दिए, बातचीत चल पड़ी है ना आगे। अच्छा, बातचीत चली कैसे है? मुझे किस बात का, दो बातों का शक है, ठीक है। एक तो ये हुआ है कि वो जो 180 बंदा फड़का मारा गया है ना वहां पे, ठीक है, यूक्रेन में, उसमें मुझे लगता है कि मैसेंडरीज वगैरह उसमें मौजूद थे, जो मैसेंडरीज आए थे ना, और रशिया की जानिब से भी कहा गया है, उनकी तरफ से तो कहा गया था। इंडिपेंडेंट जो है ना, देखें ना, इंडिपेंडेंट, ये बरतानिया का बार है, उन्हें कोट कर देते हैं। तो इंडिपेंडेंट कह रहा है कि फियर्स 3 ब्रिटिश एक्स स्पेशल फोर्सेस ट्रूप्स किल्ड बाय रशियन अटैक इन यूक्रेन, ठीक है। और उसके बाद ये देखें ना, ये छोटी सी खबर लगी है, लेकिन 3 थे ना कोई एक्स स्पेशल फोर्सेस के लोग मारे गए रशियन अटैक में। देखें ना, ये मैं कोट में हम इसलिए कर देते हैं ताकि वो जो बात है वो आगे चली जा सके। अच्छा, अब लेकिन इसमें जो है एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए मैं 2-4 मिनट लूंगा, अगर ब्रेक से पहले में मिल सकते हैं तो 4-5 मिनट, 4 मिनट जी। एक बात हम ध्यान में रखें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आगे जाके तफसील से कभी बात कर लेंगे, इस तेजी से निकलते हैं वहां से। क्रिश्चियनिटी 2 हिस्सों में टूटी, रोमन एम्पायर, बेजेंटीनियंस। जो बेजेंटीनियंस थे वहां पर आ गए ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, और बाद में ऑटोमन्स आ गए, तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन शिफ्ट हो गए बाकी इलाकों में, ठीक है। अच्छा, अब 16वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी, 19वीं सदी से आ जाएं, तो एक बंदा है थियोडोर हर्ल्स, ठीक है। ये बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया जो था वो ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर का हिस्सा था। इस बंदे का नाम जो है ना, ये तारीख में बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि ये जो है ये पैदा हुआ, इसकी पैदाइश हुई वहीं पे हंगरी में 1860 में ये पैदा हुआ, 1904 में इसकी डेथ हुई, और दरमियान में 1878 में कहीं वियना गया। फिर इसकी एक बड़े अमीर शख्स से मुलाकात हुई जिसका नाम बैरॉन म्योरिस हर्श, ठीक है, वो ज्यू था। ये उससे मिला, इन्होंने मिलकर कोई प्लान किया। फिर उसके बाद ये गए ऑटोमन इलाके में, ये सारा ऑटोमन था ना, ये हंगरी व ये सारे इलाके ऑटोमन एम्पायर थी। इसने सोचा कि मैं मिलूं उनसे, जो सुल्तान है सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान, उनसे ये मिल नहीं सका। उसके बाद ये बरतानिया के पास चला गया। इसने कहा कि हमें एक मुल्क चाहिए। उन्होंने कहा कि जी आपको अच्छा है, आपको मुल्क चाहिए, तो ऐसा है कि हम आपको युगांडा में जगह दे देते हैं। युगांडा, ईस्ट अफ्रीका में युगांडा में आपको जगह दे देते हैं। ये वो शख्स है फिर जिसने एक पंफलेट लिखा जो कि ज्यूइश स्टेट के नाम से 1878 में पब्लिश हुआ, और वहां से फिर ज्यू तो था, ये भी ज्यू था, और वो जो बिजनेसमैन, वहां से फिर ज़ायनिज्म आया। सेहूनियत, ज़ायोनिज्म अलग है, एक ज़ायनिज्म की तहरीक चल रही थी बरसा बरस से। उसके बारे में अब कंफ्यूजन है, अब कॉन्स्पिरेसी के, अब प्रोटोकॉल्स ऑफ ज़ायन, उसको साइड पे भी करें तो ये, लेकिन ज़ायनिज्म वहां से उसने ये किताब लिखी, ठीक है, और ये उसने किताब लिखी द ज्यूइश स्टेट, ठीक है। और उसकी इस किताब की बेस पे फिर जो है आगे जाके मूवमेंट चली, जिस मूवमेंट के नतीजे में फिर इसराइल के साथ बरतानिया और ये सारे मामला जो चले, तो इसका आइडिया था, ठीक है। अच्छा, इसको अगर किसी ने, अच्छा ये जो है इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज़ायनिस्ट मूवमेंट जो थी, इसने कहां से जन्म लिया? भी फलस्तीन से नहीं लिया, मिस्र से भी नहीं लिया, यूरोप से भी नहीं लिया, इसने जो है ये सब कॉन्टिनेंट से भी नहीं लिया,
जायनिस्ट मूवमेंट ने जन्म लिया ईस्ट यूरोप से और खास तौर पे यूक्रेन से। वो इलाके जो यूक्रेन की कई कहानी है, मैंने आपसे कहा ना यूक्रेन को आप क्रिश्चियनिटी का भी देख लें तो वहीं से। अच्छा, अब आप और जो मरकज था वो था ओडेसा। और ये जो बंदरगाह है, ये बंदरगाह जो है, ये आप कई साल पुराने किताब ढूंढें, अगर हमारे प्रोडक्शन टीम के पास हो, ये आपको किताबें मिलेंगी इसके ऊपर कि उस इलाके के जो ज्यूज ऑफ ओडेसा, ज्यूज, तो वहां पर जो ज्यूज थे उन इलाकों के, वो बड़े अच्छा। और फिर उसके बाद यूरोप के अंदर, जाहिर है कि लोग जानते हैं इस चीज को, तो वो जो हिस्टोरियन, तो यहां पर हम इसको डिस्कस इसलिए कर लें क्योंकि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस और ज्यूज की आपस में नहीं बनती। अच्छा जी, तभी तो है वो शायद यूक्रेन की वजह से डॉक्टर नहीं, पुरानी नहीं बनती, नहीं बनती। ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक्स की बनती है, ऑर्थोडॉक्स की नहीं बनती। सही, ठीक है, इसीलिए तो ये न्यू नाजीज और ये सारा किस्सा चला हुआ बीच में। और इसीलिए बाइडेन फ्रांस 24 क्या कह रहा है, एक सेकंड, फ्रांस में अब इसको कंक्लूड करते हैं ना। फ्रांस 24 कह रहा है ज्यूज वंस अगेन फोर्स इनटू एक्साइल फ्रॉम बिलव्ड ओडेसा। अच्छा जी, यानी पहले एक्साइल हो चुके हैं वहां से निकाल, और किसने निकाला था? रशियंस ने। रशियन ने निकाला तो इसराइल में आए थे ना। देखिए एक कनेक्शन बनता है। और फिर उसके बाद टाइम्स ऑफ इसराइल क्या कह रहा है, 2015 का पुराना, आफ्टर 43 ईयर ज्यूइश डायलॉग विद ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन स्टिल फ्रेजाइल। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन से नहीं बात होती ज्यूज की। ये जो हम कहते हैं ना ज्यूज की बात हो रही है, ये बात होती है कैथोलिक्स के साथ, ऑर्थोडॉक्स के साथ नहीं होती, नहीं बनती, नहीं तभी तो वो बात आती है ना आखिरुज़्ज़मा में, एक उनके यहां से एक गिरोह होगा जो मुसलमानों के साथ मिलकर लड़ेगा, उसकी ये तशरीह बयान होती है ना उस हदीस की, नहीं बनती ना ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के साथ। अच्छा, फिर उसके बाद ये अभी का टाइम्स ऑफ इसराइल, ये 25 फरवरी, हु आर यूक्रेनियन ज्यूज, पूरी हिस्ट्री एंड हाउ इज रशिया इन्वेजन इफेक्टिंग देम। पूरी हिस्ट्री है, टेंस ऑफ थाउजेंड, यूक्रेन होम टू वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी। यूक्रेन की पूरी हिस्ट्री रन करता है, और एक पूरी हिस्ट्री ऐसी है। अच्छा, फिर उसके बाद ये आप देखें कि उनका जो अपना एक, आप समझ लें कि एक तरह से इंसाइक्लोपीडिया है उनका, जूइश इम्पैक्ट को मैं कोट कर रहा हूं। प्यूटिन इज नॉट जूइश बट द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन इज। वो प्यूटिन को ऑर्थोडॉक्स के तौर पे देख रहे हैं, ठीक है ना। वो इनका, मैंने आपसे कहा ना कि मजहब है यहां पर, ये जो मैं लेकिन इस मजहब के एक क्रिश्चियनिटी के तिकोने के साथ एक ज्यूज का तिकोना भी है। सही, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो यूक्रेन ज्यूइश कम्युनिटी पास्ट एंड प्रेजेंट, इसको देख लें, ठीक है, पढ़ना चाहें। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल देख लें कि माजी किस तरह से पीछे पीछे आ रहा है। फॉर यूक्रेनियन ज्यूज द थ्रेट ऑफ वॉर स्टिल्स मेमोरीज ऑफ पास्ट हॉरर्स। माजी में ओडेसा में हुआ है ना वाकया, जूइश लीडर्स, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि वहां से जायनिज्म स्टार्ट ईस्टर्न यूरोप से हो रहा है, यूक्रेन से। यूक्रेन, ईस्टर्न यूरोप, हंगरी, ऐसे था ना, ऑटोमन्स पहले हुए थे, तो ये ईस्टर्न यूरोप यहां से एग्जैक्टली। और ये वो कनेक्शन है जिसकी वजह से, जैसे तुर्की इन्वॉल्व है डायलॉग में, तो क्यों इन्वॉल्व है कि तुर्की का एक पास रहा है रशिया, वहां पे इसराइल का भी एक ताल्लुक है। वो कहते हैं ज़ेलेंस्की पहला सदर बन गए ऐसे मुल्क में जहां पर आइडिया, जिन इलाकों से आइडिया निकला था, अच्छा, ज़ायनिज्म का। जी, वो किताब लिखी थी वहां से बंदे ने। यहीं से कंटिन्यू करेंगे डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे। इससे नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, इजराइल के हवाले से बात कर रहे थे कि एक कनेक्शन यूक्रेन की मजहबी एक वो साइड भी है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इसराइल और देखें, पहले तो कैथोलिक्स और ऑर्थोडॉक्स का आपस का मसला, उन्होंने उनको नहीं माना, उन्होंने उनका चर्च कॉन्स्टेंटिनोपल को निकाह के हम वापस ले रहे, ये तो ऑर्थोडॉक्स। और ज़ायनिज्म का जो आइडिया है इसराइल का, वो स्टार्ट वहां से होता है, ओडिशा, ज्यूज ऑफ ओडिशा, ये सारा जो पूरी पट्टी है। इसमें मैं बाद में बात करूंगा, टाइम नहीं है कि ये बनी इसराइल के लॉस्ट ट्राइब्स थे, कौन क्या थे, पहले उस पर बात हो चुकी है, एंड ऑफ टाइम में मैं। लेकिन मैं आपको अब आज के हालात के हवाले से, जिन लोगों ने वो प्रोग्राम देखे हैं तो उन्होंने देखे हुए, नहीं देखे हुए तो मैं एक आध दिन में उसको मजीद एलेबरेट कर दूंगा कि वो कौन से 12 ट्राइब्स हैं। ठीक है, ज्यूज ऑफ ओडेसा, ये देखें,
ठीक है ना, ज्यूस ऑफ ओदेसा कौन, वो नीचे जो बंदरगाह है बहरे अस्वद पे, जहां आप जिस तरफ बढ़ रहे हैं वो, ठीक है। ये पुरानी किताब है, बहुत पुरानी किताब है, ठीक है। लेकिन ये जो किताब है ये आपको कल्चरल हिस्ट्री बताती है ज्यूस की जो वहां मौजूद थे। हालिया दिनों में अगर अभी फौरी तौर पे किसी ने समझना हो कि इसको कैसे कोई रेफरेंस हम देखें, तो यूरोशलम पोस्ट, रशिया यूक्रेनियन वॉर, रिमेंबर द गुड बैड ऑफ यूक्रेनियन जूइश हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री है, ठीक है। और ये जो हिस्ट्री है ये बताती है कि 6 मार्च का आर्टिकल है कि होम टू रिच जूइश हिस्ट्री है, डार्क पास्ट ऑफ डेथ, पोग्रोम्स, उनको रशियंस ने, यानी जार के दौर में खराबी पैदा हुई। रशियंस नहीं पसंद करते, मैंने कहा ना ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस नहीं पसंद करते ज्यूज को। अच्छा, इसमें इस्लाम का मुसलमान अलग हैं, ये आपस का मसला है। उसके बाद जो है फॉरेन पॉलिसी का आर्टिकल 2014 का, ये फॉरेन पॉलिसी का आर्टिकल जब ये क्रीमिया हुआ था, वाई ज्यूज एंड यूक्रेनियंस हैव बिकम अनलाइकली अलाइज, ज्यूज और यूक्रेनियंस दोस्त कैसे बन गए। फिर ये बता रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ ज्यूइश यूक्रेनियन रिलेशन जो है वो बड़ी पुरानी है, इसीलिए वो प्यूटिन के अगेंस्ट हो गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट का ओपिनियन अभी चंद रोज पहले का, दिस वॉर इज नॉट अबाउट लैंग्वेज और कल्चर, ये मजहब की वॉर है, ठीक है। ये ओपिनियन ओपेड है। फिर उसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट ही, आफ्टर डिकेड्स ऑफ बिल्डिंग देयर लाइफ्स इन यूक्रेन, ज्यूज आर वंस अगेन फ्लीइंग द कंट्री। इसका मतलब है पहले वहां से निकले थे तो दोबारा जा रहे हैं ना। तो ये कब निकले थे, ये उस वक्त निकले थे जब इसराइल बना था, तो वहां से वहां पीछे। अच्छा, अब प्यूटिन को क्या नाम दिया हुआ है, प्यूटिन को जो ज़ायनिस्ट है वो क्या कह रहे हैं, वो आप देख लें, वॉइस ऑफ अमेरिका, इज प्यूटिन द न्यू हिटलर। तो हिटलर ने क्या किया था, हॉलोकॉस्ट का इशू है ना, तो प्यूटिन हिटलर कैसे हो गया। हिटलर ये जो आपसे देखें, फर्दर बात इस पे आगे कभी डिटेल में करेंगे, कि अभी इस वक्त सिर्फ ये बात समझ लें कि जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का बहुत अच्छा सलूक ज़ारे रूस के दौर में और रशियन दौर में नहीं रहा ज्यूज के साथ। एक बात, दूसरी बात, वहां रहने वाले ज्यूज ने ईस्टर्न यूरोप में, जो कि जेर असर था ऑटोमन्स के या ज़ारे रूस के, वहां से ज़ायनिज्म की तहरीक बनी। और वो तहरीक लेके जब सल्तनत उस्मानिया ने, का सवाल ही पैदा नहीं होता, उन्होंने मना कर दिया, वो गए ब्रिटेन के पास, ब्रिटेन ने कहा कि युगंडा में ले लो। इसी दौरान जंग छिड़ गई, बंदे की डेथ हो गई, आगे जाके मूवमेंट चली। तो जो ये जो उनके जो ज़ायनिज्म के बानी हैं वहाँ पे, या ज़ायनिज्म की थ्योरी है जिन्होंने किताब लिखी, तो उनके बड़े बड़े पोस्टर्स और हल्स के, और ये बेसल में, आप बेसल में चले जाएं, स्विट्जरलैंड में, बाकी मुल्कों में, तो इनको जो ज्यूज हैं वो बड़ी इज्जत की नज़र से देखते हैं, और वो लिंक करते हैं जब कि हमारी ये तारीख बनी कैसे। तो एक तो हॉलोकॉस्ट आता है ना, जर्मनी में जुल्म वगैरह हुए, लेकिन आइडिया कहां से ओरिजिनेट हुआ, आइडिया ओरिजिनेट हुआ ओदेसा, यूक्रेन, ईस्टर्न यूरोप, हंगरी, रोमानिया, जहां जो कि रशियंस थे और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस वो पसंद ही नहीं करते, वो कहते थे कि इन्होंने ही तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये और हमारे पैगंबरों को शहीद, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, सूली पे तक लेके गए हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो जिंदा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गुर्दोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।